हाँ, तो दोस्तों मैं आपके सामने बहुत ही बढ़िया शानदार सीरीज़ लेकर आया हूँ। जो भविष्य की उड़ान है वो सीरीज़ लेकर आया हूँ आपके सामने। जो इम्पोर्टेंट शत प्रतिशत जो एग्ज़ाम में सवाल टपकने वाली सीरीज़ है वो आपके सामने लेकर आया हूँ। अगर दोस्तों अगर अच्छा लगे जो मैं कंटेंट पढ़ा रहा हूँ आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मैं आज कौन-सी सीरीज़ लेकर आया हूँ, भविष्य की उड़ान। सीरीज़ का क्या नाम इसका पार्ट 2 लेकर आया हूँ, भविष्य की उड़ान। क्या लेकर आया हूँ? भविष्य की उड़ान सीरीज लेकर आया हूँ स्टैटिक जीके से संबंधित। स्टैटिक जीके से संबंधित भविष्य की उड़ान लेकर आया हूँ दोस्तों, और बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं ज्वालामुखी, प्रमुख ज्वालामुखी की बात करता हूँ। किसकी बात करूँ दोस्तों? प्रमुख ज्वालामुखी, इसकी बात करूँ। अगर मैं प्रमुख ज्वालामुखी की बात करूँ जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, मैं वही टॉपिक उठाने वाला हूँ दोस्तों और आपको सीधा परेशान करने वाला हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले मैं बात करूँ कोटोपेक्सी, एग्जाम में कई बार पूछा गया है दोस्तों कोटोपेक्सी। और दोस्तों ये ऑल एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद सीरीज होगी दोस्तों। तो बताओ कोटोपेक्सी जो ज्वालामुखी है, कोटोपेक्सी कहाँ पे स्थित है? बताओ, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ग्रुप डी एनटीपीसी फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों। आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए और ऑल एग्जाम के लिए बहुत ही बेस्ट सीरीज है। तो बताओ कोटोपेक्सी कहाँ पे स्थित है? तो कोटोपेक्सी ज्वालामुखी है इक्वेडोर, जो एक सक्रिय ज्वालामुखी है दोस्तों कोटोपेक्सी। आगे मैं बात करूँ इसी प्रकार से विसुवियस। तो विसुवियस जो ज्वालामुखी है ये कहाँ पे जो इसका स्थान है विसुवियस ज्वालामुखी। तो विसुवियस अगर मैं ज्वालामुखी की बात करूं तो विसुवियस इटली इटली में स्थित है विसुवियस ज्वालामुखी। आगे मैं इसे बात करूं मोना लोआ, कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों मोना लोआ। कौन सा ज्वालामुखी? मोना लोआ। कई बार विस्फोट होता है मोना लोआ। अगर मैं ज्वालामुखी की बात करूं दोस्तों तो ज्वालामुखी में जो ज्वालामुखी की मैं बात करूं दोस्तों, जो पृथ्वी के अंदर जो आग उत्पन्न होती है उसको तो लावा बोलते हैं। और जो जिस प्रकार से ये है दोस्तों, अब मैं इसकी बात करूं स्पष्ट। मोना लोआ ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है? हवाई द्वीप पर स्थित है। मोना लोआ ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है? हवाई द्वीप में स्थित है। ये यूएसए में स्थित है, अमेरिका में ये स्थित है। जिस प्रकार से मैं अगर बात करूं, ये अपनी भूपट्टी है। यहाँ से ये लावा निकलता है, यहाँ से ये इस तरह कैसे। अगर इसके अंदर वाले भाग को क्या बोलते हैं? तो इसको लावा के रूप में इसको नामांकित किया गया है दोस्तों, रिप्रेजेंट किया गया है। और इसके ऊपर वाले भाग है इसको मेग्मा कहते हैं। क्या क्या कहते हैं दोस्तों? मेग्मा इसको कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों अक्सर कि जो पृथ्वी से उत्पन्न जो लावा होता है ऊपर आकर किस नाम से उसको जाना जाता है? तो मेग्मा के नाम से उसको जाना जाता है दोस्तों। जो ये लावा है यहाँ पे जो ये मतलब बिल्कुल यहाँ पे परत बन जाती है दोस्तों। क्या बन जाती है? परत बन जाती है। इस परत को बोलते हैं दोस्तों अवसादी चट्टान। किसकी परत जम जाती है दोस्तों? अवसादी चट्टानों की परत जम जाती है। अगर मैं अवसादी चट्टान की बात करूँ जो पेट्रोलियम संबंधित जो सामग्री उत्पन्न होती है उत्पादक की दृष्टि से, तो अवसादी चट्टानों से पेट्रोलियम तैयार किया जाता है। पेट्रोलियम तैयार किया जाता है। इसी प्रकार से मैं बात करूँ अगर अवसादी चट्टानें हैं, अवसादी चट्टानें जो अवसादी चट्टानें छोटे छोटे कंक्रीट में अगर टूट जाती हैं तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आगन्य चट्टान। क्या बोलते हैं उसको? आगन्य चट्टानों के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट मैं बताता हूँ दोस्तों जो अवसादी चट्टानें हैं, किसकी बात कर रहा हूँ दोस्तों? अवसादी चट्टान। अगर अवसादी चट्टान छोटे छोटे टुकड़ों में अगर परिवर्तन हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं आगन्य सेल। क्या बोलते हैं? आगन्य सेल। आगन्य चट्टान के नाम से जाना जाता है। जो आगन्य चट्टान है वो अवसादी चट्टान का एक छोटा रूप है। जिस प्रकार से मतलब जिस प्रकार से अगर मैं बात करूं सबसे छोटा तत्व कौन सा? उसको परमाणु बोलते हैं। जैसे अणु और अणु मिलकर परमाणु का निर्माण करते हैं। जैसे अग्न्य सेल, कई सारे अग्न्य सेलों के कण मिलकर अवसादी चट्टान पर होता है। जैसे जिस प्रकार से मैं बात करूँ ये यहाँ पे ये जम रखी है क्या? अवसादी चट्टान। तो यहाँ से इस तरह से होती हैं अपने जो वो होती हैं। यहाँ पे अगर बरसात होती है यहाँ से कंक्रीट बहते हैं और इस खड्डे में आकर गिर जाते हैं। कुछ दिनों तक यहाँ पे रहने के बाद ये तो हो गई क्या?
अगन्य सेल हो गए और किस दिनों के बाद ये परिवर्तित हो जाते हैं कुछ तत्वों की वजह से, जो ये किस सेल में बदल जाते हैं, कायांतरित सेल में बदल जाती है। किस में बदल जाती है? कायांतरित चट्टान में बदल जाती हैं। अगर मैं कायांतरित चट्टान की बात करूं दोस्तों, तो ये एक इसमें होता है दोस्तों रासायनिक परिवर्तन। क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन की वजह से ये कायांतरित चट्टान में बदल जाती है। आगे मैं नेक्स्ट बात करूं दोस्तों, एटना। एटना ज्वालामुखी की मैं बात करूं दोस्तों, बहुत ही शानदार सीरीज रहने वाली है। आप अगर अच्छे लगे मेरा कंटेंट तो इसको शेयर और सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले दोस्तों। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं दोस्तों, जो 100% अक्सर एग्जाम में पूछ जाते हैं, मैं वही टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूँ। अगर मैं एटना ज्वालामुखी की बात करूँ तो एटना ज्वालामुखी इटली में स्थित है। कहाँ पे? इटली में स्थित है एटना ज्वालामुखी। इटली की मैं अभी जस्ट पहले बात की थी। इटली में एक कौन सा है? वेसुवियस। मैं यही पे याद करवाने वाला हूँ आपको, वेसुवियस ज्वालामुखी। बहुत ही शानदार धमाका है दोस्तों। वेसुवियस ज्वालामुखी भी इटली में स्थित है। अगर इस अगला इंपॉर्टेंट में टॉपिक की बात करूँ तो किसका? स्ट्राम्बोली। किस ज्वालामुखी की बात करूँ? स्ट्राम्बोली। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है डायरेक्ट, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है। तो इसको फर्स्ट बात ये, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा गया है। डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को इसके नाम से जाना जाता है। तो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ के नाम से स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ दोस्तों, किसकी बात करूँ नेक्स्ट? किलीमंजारो। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है अक्सर दोस्तों, किलीमंजारो। अगर मैं किलीमंजारो ज्वालामुखी की मैं बात करूं तो किलीमंजारो ज्वालामुखी अफ्रीका में है दोस्तों। अफ्रीका में स्थित है जो किलीमंजारो ज्वालामुखी, अफ्रीका में है। अफ्रीका में किस स्थान पर है दोस्तों? तंजानिया नामक स्थान पर है दोस्तों। अगर तंजानिया की मैं बात करूं तो तंजानिया किसके लिए प्रसिद्ध है? बताओ दोस्तों, कमेंट में यहाँ पे छाप के बताओ तंजानिया किसके लिए प्रसिद्ध है। आपको मैं 5 सेकंड का समय दे रहा हूँ। तंजानिया किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तंजानिया प्रसिद्ध है दोस्तों लौंग के लिए फेमस है। प्रथम उत्पादक में लौंग में प्रथम स्थान आता है तंजानिया का। आगे मैं बात करूँ किसकी? बेरन द्वीप। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है डायरेक्ट, जो मैं एग्जाम में अक्सर मोस्टली बार बार पूछे जाते हैं, वही मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। बेरन द्वीप। किसकी बात करूँ? बेरन द्वीप एक ज्वालामुखी है। इसकी मैं बात करूँ तो ये कहाँ पे स्थित है? तो ये अंडमान निकोबार में स्थित है बेरन द्वीप। अंडमान निकोबार में स्थित है बेरन द्वीप। अगर अंडमान निकोबार में बात करूँ तो भारत का एकमात्र बेरन द्वीप, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या है दोस्तों? सक्रिय ज्वालामुखी है। कौन है सक्रिय ज्वालामुखी? बेरन द्वीप ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी है। अगर मैं अंडमान निकोबार की बात करूं तो यहाँ पे सबसे छोटा जो राष्ट्रीय उद्यान है अंडमान एवं निकोबार है दोस्तों। यहाँ पे एक सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, उसका नाम है साउथ बटन नेशनल पार्क जो नामक स्थान है। ये भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। अगर मैं सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान की मैं बात करूँ तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये उत्तराखंड में स्थित है। ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और अंडमान निकोबार में एक और है दोस्तों, गांधी सागर नेशनल पार्क। ये भी उत्तराखंड में स्थित है। अगर उत्तराखंड की मैं बात करूं, उत्तराखंड में जो वीर सावरकर जेल है दोस्तों, वीर सावरकर एयरपोर्ट है, ये उत्तराखंड में स्थित है। आगे मैं नेक्स्ट बात करूं किसकी? ये तो हो गए प्रमुख ज्वालामुखी जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब मैं फिर बात करूं, अब किसकी बात करूं जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं? सिख से संबंधित। किससे बात करूं? सिख से संबंधित। इसकी मैं बात करूं दोस्तों, अगर मैं जो पढ़ा रहा हूं कंटेंट अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूले दोस्तों। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों। अब की बार NTPC पार दोस्तों। तो सिख गुरु की मैं अगर सिख की मैं बात करूँ दोस्तों, सिख गुरु का प्रथम जो
सिख गुरु का संस्थापक कौन था, प्रथम गुरु कौन थे सिख के, तो प्रथम गुरु थे दोस्तों गुरु नानक देव प्रथम गुरु थे। कौन थे, गुरु नानक देव प्रथम गुरु थे। आगे मैं नेक्स्ट बात करूं गुरु नानक से संबंधित, तो ये किससे संबंधित थे, करतारपुर साहिब गुरुद्वारा से संबंधित थे। करतारपुर गुरु साहिब द्वारा से प्रसिद्ध थे सिख गुरु के प्रथम अध्यक्ष गुरु नानक देव। आगे मैं नेक्स्ट बात करूं दोस्तों, किसकी बात करूं, मैं इम्पोर्टेंट पढ़ा रहा हूं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं वही पढ़ा रहा हूं आपको। मैं फर्स्ट शुरू में पढ़ाया था तभी मैं बोल रहा हूं, मैं वही सीरीज लेकर आया हूं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे मैं बात करूं तो दोस्तों चैनल को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करिएगा। आगे मैं बात करूं चतुर्थ, किसकी बात करूं, जो चतुर्थ गुरु थे सिख के, उनकी मैं बात करूं तो चतुर्थ गुरु का क्या नाम था, गुरु रामदास। क्या नाम था दोस्तों, गुरु रामदास तो प्रथम गुरु थे, वो चतुर्थ गुरु थे गुरु रामदास। तो इन्होंने गुरु रामदास ने रामदासपुरम जो नगर बसाया, रामदासपुरम नगर बसाया। अगर मैं रामदासपुरम नगर की मैं बात करूं तो ये कहाँ पे, किस स्थान पे है, अमृतसर पंजाब में। रामदासपुर अमृतसर पंजाब में स्थित है। अगर मैं अब 9वां गुरु की बात करूं, किसके, 9th गुरु थे सिखों में, कुल 10 गुरु थे। कौन सा, 10 गुरु थे सिखों में। अगर मैं 9वां गुरु की बात करूं तो इसका नाम था गुरु तेग बहादुर। क्या नाम था, गुरु तेग बहादुर। अगर मैं गुरु तेग बहादुर, ये सिख धर्म के 9th नंबर के जो गुरु थे, गुरु तेग बहादुर को क्या बोलते हैं, हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर को जाना जाता है। हिंद की, कई बार एग्जाम में पूछा गया अक्सर दोस्तों, जो हिंद की चादर है इसके किस नाम से, किस गुरु को जाना जाता है, तो गुरु तेग बहादुर को हिंद की चादर कहा जाता है। आगे मैं अगर नेक्स्ट बात करूं, सिखों के 10वें गुरु का क्या नाम था, बताओ कमेंट में बताओ। सिखों के 10वें गुरु बताओ कमेंट में, सिखों के 10वें गुरु का क्या नाम था। इनका नाम था गुरु गोविंद सिंह, जो शेर थे दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें नंबर के गुरु थे। और गुरु गोविंद सिंह ने सन 1699 किसमें, सन 1699 में किस पंथ की स्थापना की, गुरु गोविंद। कई बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, खालसा पंथ किसकी स्थापना की, इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की गुरु गोविंद सिंह ने। अगर नेक्स्ट की बात करूं, अगर गुरु अंगद देव रह गया दोस्तों, गुरु अंगद देव। अगर मैं गुरु अंगद देव की बात करूं तो अंगद देव ने किस लिपि के रूप में गुरु ग्रंथ साहिब ने, अब देखो, अब गुरु अंगद देव की मैं बात करूं तो गुरुमुखी लिपि की इन्होंने स्थापना की, मतलब गुरुमुखी लिपि है, इसको प्रभावित किया किसने, गुरु अंगद देव ने। तो गुरु अंगद देव ने वो जो ग्रंथ साहिब ने नानक देव के लेखन से संकलित किया है गुरुमुखी लिपि में, गुरु अंगद देव ने। गुरु अर्जुन देव की मैं बात करूं, अब किसकी बात करूं, गुरु अर्जुन देव की मैं बात करूं दोस्तों, गुरु अर्जुन देव। तो गुरु अर्जुन देव सिख के धर्म गुरु आदि ग्रंथ का संकलन किया। तो किसके, आदि ग्रंथ से संबंधित कौन थे दोस्तों, आदि ग्रंथ से संबंधित गुरु अर्जुन देव को माना जाता है। अब मैं नेक्स्ट किस टॉपिक की बात करता हूं दोस्तों, मैं अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करूं, प्रमुख दर्रे, जो कई बार एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं डायरेक्ट, जो प्रमुख दर्रे। मैं स्टैटिक जीके से संबंधित वही टॉपिक लेकर आया हूं दोस्तों, जो अक्सर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूले दोस्तों। आप अगर आपको पढ़ना है दोस्तों, मैं ऐसे पढ़ने के मूड से नहीं आता दोस्तों, मैं बिल्कुल वही टॉपिक लेकर आता हूं जो आपके जो एग्जाम की दृष्टि से अति इम्पोर्टेंट है। अगर मैं प्रमुख दर्रे की बात करूं दोस्तों, रोहतांग दर्रा। सबसे पहले मैं बात करूं, रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है। अगर रोहतांग दर्रा की मैं बात करूं तो हिमाचल प्रदेश में
ये रोहतांग दर्रा है दोस्तों। और रोहतांग दर्रा है दोस्तों, यहाँ पे एक सुरंग है दोस्तों, अटल सुरंग। क्या है दोस्तों? अटल सुरंग। जो अटल सुरंग, अगर दोस्तों अगर मैं मतलब पिछले साल सन 2021 में ये चर्चा में रही थी दोस्तों। इसका सही नाम जवाहर मतलब जवाहर सुरंग था दोस्तों, इसका नाम चेंज हो गया अटल सुरंग। और अटल सुरंग की लंबाई कितनी है दोस्तों? 9.02 किलोमीटर लंबी है दोस्तों अटल सुरंग। अगर मैं किसकी बात कर रहा हूँ अभी? अटल सुरंग। अगर मैं अटल सुरंग की बात करूँ दोस्तों, तो अटल सुरंग की मैंने एक फर्स्ट तो बताया था 9.02 किलोमीटर लंबी है दोस्तों अटल सुरंग। इसकी मैं बात करूँ, अटल सुरंग कहाँ से कहाँ तक है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाने वाला सवाल है दोस्तों, स्टार लगा लीजिए। जो अटल सुरंग है ये कहाँ से कहाँ तक है? तो ये मनाली से, कहाँ से? मनाली से लेह तक इसको दर्शाया गया है, मनाली से लेह तक। स्टार लगा लीजिए इन दोनों क्वेश्चन पे, जो एग्जाम में छप सकते हैं दोस्तों। आगे मैं बात करूँ किसकी? शिप किला दर्रा। किसकी बात करूँ दोस्तों? शिप किला दर्रा। एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है दोस्तों, जो शिप किला दर्रा है ये किस नदी पर स्थित है? ये भी पूछा जाता है दोस्तों। शिप किला दर्रा, शिपकल्ले दर्रे से कौन सी नदी प्रवेश करती है? तो शिपकल्ला दर्रे से जो सतलज नदी है दोस्तों, सतलज नदी शिपकल्ले दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है दोस्तों। सतलज नदी किस दर्रे से प्रवेश करती है? तो शिपकल्ला दर्रे से सतलज नदी प्रवेश करती है। आगे मैं बात करूँ नाथुला दर्रा। किसकी मैं बात करूँ? नाथुला दर्रा। अगर मैं इसकी बात करूँ नाथुला दर्रा, तो ये कहाँ पे स्थित है? ये सिक्किम में स्थित है नाथुला दर्रा, सिक्किम में। और ये नाथुला दर्रे से जो कैलाश मानसरोवर है दोस्तों, क्या? कैलाश मानसरोवर एक तीर्थ स्थान है। मैं आपको बताऊं, कैलाश मानसरोवर है ना दोस्तों, ये एक तीर्थ स्थान है, जो अपन बोलते हैं ना 7 धाम किया एक दोस्त, ऐसे बोलते हैं ना। तो कैलाश मानसरोवर की यात्रा किससे प्रवेश की जाती है? नाथुले दर्रे जो सिक्किम में स्थित है, इससे कैलाश मानसरोवर की यात्रा की जाती है। आगे मैं बात करूँ दोस्तों बोमडिला। किसकी बात करूँ? बोमडिला दर्रा कहाँ पे स्थित है? तो बोमडिला दर्रा दोस्तों कहाँ पे स्थित है? तो बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में स्थित है बोमडिला दर्रा। दोस्तों अभी अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे कुछ जो भंडार मिले थे दोस्तों अभ्रक के, इसके लिए ये प्रसिद्ध है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आगे मैं बात करूँ दोस्तों तुजू दर्रा। किसकी बात करूँ दोस्तों? तुजू दर्रा की मैं बात करूँ तो तुजू दर्रा कहाँ पे स्थित है? मणिपुर में तुजू दर्रा। दोस्तों हमारे इस चैनल से जुड़े रहेगा, मैं आपको मेरी अभी फोटो दिखाने वाला हूँ दोस्तों, मैं इसको ब्लॉक कर रखा हूँ यहाँ से। अभी जुड़े रहना, थोड़ी देर बाद में दिखाऊंगा दोस्तों। आगे मैं बात करूँ दोस्तों किसकी? लिपू लेक दर्रा। किसकी बात करूँ दोस्तों? लिपू लेक दर्रा। मैं आपके सामने वही शानदार टॉपिक लेकर आया हूँ दोस्तों, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। सीरीज का नाम ही क्या है? भविष्य की उड़ान। जो भविष्य जो सपना है वो आपके कदम चूमेगा दोस्तों, अब की बार मंजिल को अवश्य पाना है। तो लिपू लेक दर्रा कहाँ पे स्थित है? तो लिपू लेक दर्रा उत्तराखंड। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? उत्तराखंड में स्थित है लिपू लेक दर्रा। और लिपू लेक दर्रा और जो काला पानी विवाद है दोस्तों, ये लिपू लेक से संबंधित है। तो लिपू लेक और काला पानी जो विवाद है किस किस देश के मध्य होता है? दो ये विवाद है, ये किस किस देश के मध्य है? ये कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों, और पूछे जाने की 100% इसकी संभावना है। तो लिपू लेक दर्रा भारत किसके किसके मध्य है इसका विवाद? तो भारत विशेष नेपाल के मध्य इसका विवाद है दोस्तों। आगे मैं बात करूँ नीति पास दर्रा। किसकी बात करूँ दोस्तों? नीति पास दर्रा। अगर मैं नीति पास दर्रा की बात करूँ तो ये कहाँ पे स्थित है? ये भी उत्तराखंड में स्थित है। अगर उत्तराखंड में मैं नेशनल पार्क की बात करूँ तो उत्तराखंड में कौन कौन से हैं? एक तो है फूलों की घाटी,
कौन सा? फूलों की घाटी नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। एक है दोस्तों नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी उत्तराखंड में स्थित है। और अगर मैं नंदा देवी की बात करूँ तो भारत की दूसरे फर्स्ट नंबर की सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी राष्ट्र वो चोटी, और नंदा देवी एक राष्ट्रीय उद्यान भी है। अगर मैं बात करूँ आगे काराकोरम, किसकी? काराकोरम की मैं बात करूँ दोस्तों, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। फर्स्ट बात तो फर्स्ट इतनी मेहनत करने के बावजूद अगर आप शेयर नहीं करते, लाइक नहीं करते, तो दोस्तों अगर शेयर मुझे आप लोग जो सपोर्ट देंगे उसके लिए मैं बेहतर से बेहतर सीरीज आपके सामने रखने वाला हूं दोस्तों। तो काराकोरम दर्रे की मैं बात करूं तो ये कहाँ पे स्थित है? लद्दाख। कहाँ पे? लद्दाख में स्थित है काराकोरम दर्रा। आगे मैं बात करूं एक इम्पोर्टेंट दर्रा है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, जोजिला दर्रा। किसकी मैं बात करूं दोस्तों? जोजिला दर्रा। ये कहाँ पे स्थित है? तो जोजिला दर्रा कहाँ पे स्थित है? तो जोजिला दर्रा की मैं बात करूँ तो जम्मू एंड कश्मीर में जोजिला दर्रा स्थित है। जोजिला दर्रा किससे किसको जोड़ता है? तो श्रीनगर से लेह तक ये जोजिला दर्रा इसको जोड़ता है, श्रीनगर से लेह तक। आगे मैं बात करूँ दोस्तों बनिहाल दर्रा, किसकी बात करूँ? बनिहाल दर्रा। तो अगर मैं बनिहाल दर्रे की बात करूँ दोस्तों तो बनिहाल दर्रा ये कहाँ पे स्थित है? बनिहाल दर्रा भी जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। अब मैं दोस्तों आपको मेरी जो फोटोज है मैं ब्लॉक कर रखी थी वो दिखाने वाला हूँ, अब आपको देखते हैं। तो दोस्तों मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो दोस्तों कुछ कुछ न आप मेरे लिए फर्ज बनता है आपका, मतलब अधिक से अधिक संख्या में इस क्लास को लाइक और शेयर करना ना भूले दोस्तों। मैं आपके लिए आगे शानदार और इससे बेहतर सीरीज लेकर आने वाला हूँ दोस्तों। फिर आगे बात करते हैं, पढ़ते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं आगे, किसकी बात करूँ अब बताओ दोस्तों। जो प्रमुख जो साइंस से संबंधित है उनकी बात करता हूँ अब मैं। तो डीएनए किसकी बात कर रहा हूँ मैं? डीएनए अक्सर एग्जाम में कई बार पूछा गया है दोस्तों। जो डीएनए है इसका जो हेलिक्स मॉडल है, डीएनए का जो हेलिक्स मॉडल है दोस्तों, तो डीएनए का हेलिक्स मॉडल किसने दिया? बताओ दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया डीएनए का हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो डीएनए का हेलिक्स मॉडल वाटसन एवं क्रिक ने दिया। वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए का हेलिक्स मॉडल सिद्धांत को प्रतिपादित किया। आगे मैं बात करूं दोस्तों, किसकी बात करूं? जो डीएनए के हेलिक्स मॉडल में है इसमें कौन कौन से जो आबंध बनते हैं दोस्तों, बंध जिसको बोलते हैं बॉन्ड, ये किस किस में? तो फर्स्ट बात तो मैं बात करूं डीएनए में कौन कौन से वो होते हैं दोस्तों, प्रोटीन होते हैं। तो इसमें होता है एडिनिन। सबसे पहले क्या क्या होता है इसमें? 4 प्रकार के होते हैं। एडिनिन, गुआनिन, क्या होता है? एडिनिन होता है, गुआनिन होता है। इसके बाद में मैं बात करूँ गुआनिन होता है, थायमीन होता है, क्या होता है? थायमीन होता है इसमें। और एक पाया जाता है दोस्तों, क्या? नेक्स्ट पेज में मैं बात करूँ, यहाँ से दोबारा मैं आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों। तो डीएनए का हेलिक्स मॉडल किसने दिया? वाटसन एवं क्रिक ने दिया। डीएनए में कौन कौन से प्रोटीन उपस्थित होते हैं? तो डीएनए में प्रोटीन उपस्थित है गुआनिन, क्या? गुआनिन, थायमीन, थायमीन, एडिनिन और क्या होता है? साइटोसिन, क्या होता है? साइटोसिन। 4 प्रकार के प्रोटीन पाई जाती है डीएनए में। फर्स्ट बात ये, और ये दोस्तों ये प्रोटीन आपस में बंध द्वारा जुड़ी हुई रहती हैं। तो एडिनिन है दोस्तों, इसकी ट्रिक है 80 और जीएस, ये याद रखना दोस्तों, 80 और जीएस। तो 80 है दोस्तों, जो 80 है एडिनिन है ये थायमिन से जुड़ी होती है, और जो गुआनिन है ये साइटोसिन से जुड़ी हुई होती है। तो अगर मैं एडिनिन की भी बात करूं दोस्तों तो ये डबल बॉन्ड द्वारा ये थायमिन से जुड़ी होती है। अगर मैं नेक्स्ट, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, जो एडिनिन और गुआनिन है इनके मध्य कौन सा बंध होता है? द्विबंध, त्रिबंध, ऐसे पूछते हैं दोस्तों एग्जाम में डीपली मोस्टली। अगर मैं आगे बात करूं दोस्तों, जो गुआनिन है ये किससे
ट्रिपल बंद द्वारा किससे जुड़ी होती है, साइटोसिन से जुड़ी हुई होती है। अगर आगे मैं बात करूँ डीएनए, तो डीएनए की फुल फॉर्म है दोस्तों, एग्जाम में कई बार अक्सर पूछा गया है दोस्तों, डीएनए की फुल फॉर्म भी पूछती हैं दोस्तों। तो डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सी, क्या होता है दोस्तों, डीऑक्सी राइबो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसकी फुल फॉर्म है। आगे मैं बात करूँ दोस्तों, इसमें जो ये थायमीन होते हैं, क्या होती है दोस्तों, मैं बात की थी इसमें डीएनए में जो थायमीन है, इसके स्थान पर आरएनए में क्या पाया जाता है, कौन सी प्रोटीन पाया जाता है, थायमीन के स्थान पर यूरेसिल नामक इसमें प्रोटीन पाया जाता है। आगे मैं नेक्स्ट बात करूँ दोस्तों, किसकी, न्यूटन, किसकी बात करूँ, एग्जाम में कई बार पूछा गया है न्यूटन से संबंधित। तो न्यूटन का प्रथम नियम किस किस से संबंधित है, बताओ दोस्तों। न्यूटन का नियम की मैं बात करूँ, यहाँ पे हिंदी में लिख देता हूँ न्यूटन। तो न्यूटन से मैं संबंधित बात करूँ तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है दोस्तों, तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ को क्या जड़त्व का नियम भी कहा गया है दोस्तों, जड़त्व का नियम भी कहा गया है। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो फर्स्ट नियम है, इसके मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो फर्स्ट नियम है इसका एग्जाम्पल, जैसे बस में रुकने पर बैठे व्यक्ति का आगे की ओर झुकना, ये न्यूटन के प्रथम नियम से संबंधित है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अक्सर कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, मतलब मैं वही आपके सामने वही सीरीज लेकर आया हूँ जो एनटीपीसी ग्रुप डी और ऑल एग्जाम एसएससी जीडी हो गया, मतलब कहीं भी किसी भी एग्जाम में ये भविष्य की उड़ान वाली सीरीज है दोस्तों। मैं वही सीरीज लेकर आया हूँ जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाने की 100% संभावना है। तो दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो दोस्तों आपका फर्ज शेयर करना और सब्सक्राइब करना बनता है। आगे जैसे इसका उदाहरण है बस के अचानक रुकने पर, बस के अचानक रुकने पर, बस के अचानक रुकने पर बैठे व्यक्ति का आगे की ओर झुक जाना, आगे की ओर झुक जाना, ये है इसका उदाहरण फर्स्ट। आगे मैं नेक्स्ट बात करूँ सेकंड लॉ, किसकी बात करूँ, सेकंड लॉ की मैं बात करूँ, न्यूटन के सेकंड लॉ, इसकी मैं बात करूँ दोस्तों, जिस प्रकार से अगर जो मैच खेलते हैं दोस्तों, क्रिकेट मैच खेलते हैं दोस्तों, तो क्रिकेट मैच में किसमें, जो क्रिकेट मैच में दोस्तों जो बॉल है दोस्तों, जो मतलब किसी खिलाड़ी जो गेंद को पकड़ता है दोस्तों, तो उसमें सेकंड लॉ था, उसकी गति के अनुसार, जो गेंद की गति है दोस्तों, उसकी गति के अनुसार, मतलब जो कैचर मतलब फील्डर है दोस्तों, वो अपने हाथों को जैसे जैसे गेंद गति करती है वैसे वैसे पीछे की ओर खींचता, ये न्यूटन का द्वितीय नियम के अंतर्गत आता है। तो द्वितीय नियम से जैसे कैच पकड़ना, क्या है दोस्तों, कैच पकड़ना, अगर मैं कैच पकड़ना हो गया। आगे मैं जैसे क्रिकेट की मैं बात करूं तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किससे संबंधित है, एग्जाम में कहीं पूछा जाता है दोस्तों डायरेक्ट, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। और दोस्तों सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है, ये अभी हाल ही में जो दिसंबर 2021 के समथिंग दोस्तों, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस राज्य ने जीती है दोस्तों, अली ट्रॉफी, तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी तमिलनाडु ने जीत ली है दोस्तों, विजेता फाइनल तमिलनाडु रहा है दोस्तों। और एक है विजय हजारे ट्रॉफी, क्या है दोस्तों, विजय हजारे ट्रॉफी, ये भी क्रिकेट से संबंधित है दोस्तों, एग्जाम में कई बार अक्सर पूछा गया है दोस्तों, विजय हजारे ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो विजय हजारे ट्रॉफी भी क्रिकेट से संबंधित है। और विजय हजारे ट्रॉफी अभी हिमाचल प्रदेश ने अभी हाल ही में जीती है। एक है दोस्तों राइडर कप, क्या है दोस्तों, राइडर कप, तो राइडर कप का संबंध किससे है, ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है दोस्तों, राइडर कप का संबंध है दोस्तों किससे है, गोल्फ से संबंधित है। और दुनिया के जो गोल्फ के खिलाड़ी हैं जो इम्पोर्टेंट हैं दोस्तों,
वो है एकमात्र खिलाड़ी दुनिया के फेमस अदिति अशोक। क्या? अदिति अशोक गोल्फ के एक खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट में बात करूँ दोस्तों थॉमस कप। किसकी बात करूँ दोस्तों? थॉमस कप। ये किससे संबंधित है? थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है। आगे में नेक्स्ट बात करूँ किसकी? थर्ड लॉ। किसकी बात करूँ? न्यूटन के थर्ड लॉ की मैं बात करूँ। एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों ये भी अक्सर। मतलब थर्ड लॉ को बोलते हैं दोस्तों क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जिस प्रकार से अगर नाव है दोस्तों, बोट है, इसमें बैठा व्यक्ति अगर इससे कूदता है तो नाव का पीछे की तरफ हटना और व्यक्ति का आगे की तरफ कूदना, इसमें प्रतिक्रिया वो हो गई दोस्तों। जिस प्रकार से रॉकेट है, रॉकेट भी इसकी थर्ड नियम के अनुसार काम करता है। किसकी? जैसे एग्जाम्पल है जो सो रॉकेट हो गया, नाव से किसी व्यक्ति का कूदना ये हो गया, और जो रॉकेट का सिद्धांत संरक्षण का रॉकेट, तो ये भी थर्ड नियम में आता है दोस्तों। अगर मैं आगे बात करूँ जो एग्जाम में कहीं पूछा जाता है दोस्तों, हाईग्रोमीटर। किसकी मैं बात करूँ? हाईग्रोमीटर किसको मापता है दोस्तों? हाईग्रोमीटर ये किसका मापन करता है? तो हाईग्रोमीटर आर्द्रता का मापन करता है दोस्तों। ये जो मैं आपके सामने ये सीरीज लेकर आया हूँ दोस्तों, भविष्य की उड़ान, इसका ये पार्ट नंबर 2 है। और नेक्स्ट टाइम में मैं ये पार्ट नंबर 3 भी लेकर आने वाला हूँ, और इससे ज़बरदस्त लेकर आने वाला हूँ दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। और या सर्च कीजिए दोस्तों ट्रिक जीके बाय नाथूलाल, इस चैनल के नाम से में ये चैनल बना हुआ है दोस्तों। और अधिक से अधिक संख्या में शेयर करिएगा। हाईग्रोमीटर हो गया दोस्तों जो वायु की आर्द्रता का मापन किया जाता है हाईग्रोमीटर से। बेरोमीटर। किसकी मैं बात करूं दोस्तों? बेरोमीटर। अगर मैं बेरोमीटर की मैं बात करूं दोस्तों, तो बेरोमीटर दाब का मापन बेरोमीटर द्वारा किया जाता है दोस्तों। मैं अभी बात की थी हाईग्रोमीटर। अगर मैं हाइड्रोमीटर की मैं बात करूं दोस्तों कि हाइड्रोमीटर, अगर मैं हाइड्रोमीटर की मैं बात करूं दोस्तों, तो हाइड्रोमीटर फर्स्ट बात तो ये है, हाइड्रोमीटर को मतलब हाइड्रोमीटर से घनत्व का मापन किया जाता है। किसका? घनत्व का मापन किया। अक्सर एग्जाम में कई बार पूछा गया है दोस्तों घनत्व का जो सूत्र है, फॉर्मूला है, इसके लिए पूछा जाता है दोस्तों। घनत्व द्रव्यमान बटा द्रव्यमान डिवीजन आयतन, ये घनत्व का हो गया दोस्तों, द्रव्यमान बटे आयतन। अगर मैं घनत्व की बात करूं दोस्तों, तो सबसे अधिक घनत्व किस ताप पर होता है दोस्तों? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर घनत्व का जल का अधिकतम घनत्व मतलब जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। और जल का न्यूनतम जो न्यूनतम आयतन है दोस्तों, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर न्यूनतम आयतन होता है। आगे मैं नेक्स्ट बात करूँ किसकी? सिस्मोग्राफ। किसकी मैं बात करूँ दोस्तों? सिस्मोग्राफ की मैं बात करूं तो सिस्मोग्राफ भूकंप की जो तीव्रता है दोस्तों, इसको मापा जाता है सिस्मोग्राफ से। और कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों रक्तदाब। आगे मैं बात करूं किसकी? रक्तदाब की मैं बात करूं तो रक्तदाब होता है दोस्तों, ये होता है बीपी। रक्तदाब को बोलते हैं बीपी, मतलब ब्लड प्रेशर होता है। यहाँ पे लिख देता हूँ रक्तदाब। तो रक्तदाब होता है दोस्तों, मतलब इंग्लिश में भी कई बार पूछा जाता है दोस्तों अक्सर प्रेशर ब्लड प्रेशर रक्तदाब हो गया। तो रक्तदाब में कितना होता है दोस्तों? कम से कम 120 और 80 के समथिंग होता है, HHMG में होता है रक्त दाब। तो 120 है दोस्तों, इसको बोलते हैं सिस्टोलिक रक्तदाब इसको बोलते हैं। और 80 को बोलते हैं डायस्टोलिक रक्तदाब इसको कहा जाता है। एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है दोस्तों सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का रक्तदाब का मापन कितना कितना होता है। अक्सर एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है दोस्तों।
और हम पढ़ते हैं दोस्तों परकुंचन संकुचन, इसके लिए पढ़ते हैं दोस्तों। और इंग्लिश में वर्ड पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। तो रक्तदाब का मापन किससे किया जाता है दोस्तों? स्पिग्नो मैनोमीटर से रक्तदाब का मापन किया जाता है। अगर मैं रक्त की बात करूं दोस्तों, ब्लड, तो इसका रक्त का जो आविष्कार है दोस्तों, ये विलियम हार्वे, किसने किया था दोस्तों? विलियम हार्वे ने रक्त का जो किया था दोस्तों। और रक्त को 4 प्रकार की श्रेणी में बांटा गया है दोस्तों। किसने? लैंड स्टीनर ने। किसने बांटा है दोस्तों? लैंड स्टीनर ने रक्त को 4 भागों में बांटा गया है दोस्तों। किसमें? ए, ए बी, ओ और क्या है दोस्तों? बी। मतलब ए है दोस्तों, इसमें एंटीजन क्या हो गया दोस्तों? इसमें एंटीजन हो गया ए। क्या हो गया? एंटीजन ए। अगर मैं एंटीबॉडी की मैं बात करूं दोस्तों, तो इसमें कौन कौन सी एंटीबॉडी हो गई? ए बी हो गया दोस्तों और बी हो गया। ये हो गया दोस्तों। ए बी में एंटीजन ए ए भी पाया जाता है और बी भी पाया जाता है। अगर ओ की मैं बात करूं दोस्तों, हाँ दोस्तों, एंटीजन में इसकी बात करूँ दोस्तों, ए बी, और ए बी में दोस्तों एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। और ओ जो है दोस्तों, इसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है दोस्तों। जो ए बी है दोस्तों, ये सर्वग्राही रक्तदाता होता है दोस्तों। सर्वग्राही ए बी है दोस्तों, में ए बी की मैं बात करूँ तो ये सर्वग्राही रक्तदाता, सर्वग्राही रक्त मतलब सर्वग्राही दाता होता है। और मैं अगर ओ की मैं बात करूं दोस्तों, तो ओ एक स्रवदाता है दोस्तों। स्रवदाता, ये किसी को भी रक्त दे सकता है। आगे मैं बात करूं दोस्तों, इसमें भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, सबसे बेस्ट जो स्रवदाता है वो क्या होता है? तो इसमें ऑप्शन में देते हैं दोस्तों कंफ्यूज के लिए। यहाँ पे नेगेटिव का साइन दे देते हैं और यहाँ पे पॉजिटिव। तो सब इनमें भी सबसे अधिक ओ नेगेटिव जो रक्त स्रवदाता होता है। आगे मैं नेक्स्ट बात करूँ दोस्तों, N2O। क्या इसकी मैं बात करूँ N2O, तो इसको बोलते हैं दोस्तों नाइट्राइस, क्या बोलते हैं दोस्तों? नाइट्राइड ऑक्साइड। नाइट्राइड ऑक्साइड के नाम से इसको जाना जाता है। और इसका जो इसको किस नाम से भी जाना जाता है दोस्तों? हंसाने वाली गैस के रूप में भी कहा गया है। हंसाने वाली गैस। आगे मैं नेक्स्ट में बात करूं दोस्तों, आगे मैं बात करूं, बहुत ही शानदार मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूं दोस्तों, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों। मैं 100% गारंटी ले सकता हूं दोस्तों, जो मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा हूं अक्सर एग्जाम में पूछा जाएगा 100%, मैं ये बता रहा हूँ दोस्तों आपको। और दोस्तों अगर अच्छा लगे कंटेंट तो हमारे चैनल से जुड़िएगा, और वीडियो को जो मैं कंटेंट आपको पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, गुड मॉर्निंग, तो परमानेंट मेरे साथ जुड़े रहेगा। आगे मैं बात करूँ सेरी कल्चर, किसकी मैं बात करूँ? सेरी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो सेरी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? रेशम कीट से संबंधित है दोस्तों। रेशम कीटों का अध्ययन सेरीकल्चर में किया जाता है, जो कई बार एग्जाम में अक्सर पूछा गया है। आगे मैं बात करूँ हार्टिकल्चर, किसकी मैं बात करूँ? हार्टिकल्चर। हार्टिकल्चर की मैं बात करूँ तो हार्टिकल्चर किससे संबंधित है? बागवानी से संबंधित है हार्टिकल्चर। अगर मैं बागवानी की मैं बात करूँ दोस्तों, अमरूद कहाँ के प्रसिद्ध हैं? बताओ, अमरूद कहाँ के प्रसिद्ध हैं? अभी सर्दी है, अभी अमरूद चल रहे हैं, तो अमरूद कहाँ के प्रसिद्ध हैं? तो अमरूद प्रसिद्ध हैं सवाई माधोपुर। कहाँ के प्रसिद्ध है दोस्तों? सवाई माधोपुर के प्रसिद्ध हैं अमरूद। अगर मैं सवाई माधोपुर की मैं बात करूं तो यहाँ पे रणथंभौर नेशनल पार्क जो प्रसिद्ध है दोस्तों। राजस्थान में सर्वप्रथम लागू होने वाला नेशनल पार्क रणथंभौर नेशनल पार्क है। यहाँ पे बाघ, चीते ये भी प्रमुख, और यहाँ पे त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर भी स्थित है। और सेव कहाँ के प्रसिद्ध हैं? तो सेव जम्मू एवं कश्मीर के सेव प्रसिद्ध हैं। जम्मू एवं कश्मीर के सेव प्रसिद्ध हैं दोस्तों। चाय कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? ये
पश्चिम बंगाल से संबंधित है दोस्तों। चाय पश्चिम बंगाल ने प्रथम उत्पादन और चाय को फर्स्ट जीआई टैग दिया गया है दोस्तों। जीआई टैग दिया गया है चाय को, फर्स्ट जीआई टैग मिला था दोस्तों। किसको? चाय को फर्स्ट जीआई टैग मिला था सन 2004 के अंदर। अगर मैं जीआई टैग की मैं बात करूँ दोस्तों, किसकी बात करूँ, तो जीआई टैग पर मतलब प्रत्येक 10 वर्ष में दिया जाता है मतलब ये। और जीआई टैग मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेटर। तो जीआई टैग की मैं बात करूँ दोस्तों, तेजपुर लीची। तो तेजपुर लीची की मैं बात करूँ तो तेजपुर लीची असम से संबंधित है। अगर मैं असम की बात करूँ तो असम के संस्थापक कौन है? बताओ दोस्तों, असम के संस्थापक कौन है? तो असम के संस्थापक कौन है दोस्तों, बताओ। तो असम के संस्थापक दोस्तों बारदोली, असम के संस्थापक हैं बारदोली। आगे मैं नेक्स्ट में बात करूं दोस्तों एपी कल्चर। किसकी बात करूं? एपी कल्चर। अगर मैं एपी कल्चर की बात करूं तो एपी कल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है दोस्तों। एपी कल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है दोस्तों। अभी फिलहाल जो एपी कल्चर है इससे संबंधित प्लांट लगाए गए हैं कहीं पे, तो ये चर्चा में दोस्तों, ये एग्जाम में 100% पूछ सकता है दोस्तों। एपीकल्चर क्या है? इस बार जो सरसों की फसल है इससे जो शहद उत्पादन होता है दोस्तों, मधुमक्खी को छोड़ा जाता है दोस्तों। मतलब ऐसे बॉक्स हैं दोस्तों जो खाली जमीन में लगाए जाते हैं प्लांट। मतलब ये सरसों ये फूल होते हैं दोस्तों, वहाँ पे फिर जो मधुमक्खी हैं वहाँ पे जाती हैं और इसमें जाकर शहद इकट्ठा करती है दोस्तों। आगे मैं बात करूँ वर्मी कल्चर। किसकी मैं बात करूँ? वर्मी कल्चर। और दोस्तों मैं जो ये सीरीज लेकर आया हूँ बहुत ही ज़बरदस्त है दोस्तों, वर्मी कल्चर। इससे आगे मैं ये मतलब 3-4 सीरीज ऐसी लेकर आने वाला हूँ दोस्तों, मतलब भविष्य की उड़ान से संबंधित। फिर मैं आगे मैं नेक्स्ट स्टार्ट करूँगा राज्य दर्शन। क्या? राज्य दर्शन में नेक्स्ट स्टार्ट करने वाला हूँ दोस्तों। तो मेरे चैनल इससे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे मैं बात करूँ वर्मी कल्चर। तो वर्मी कल्चर है दोस्तों केचुआ से संबंधित वर्मी कल्चर है दोस्तों, केचुआ पालन वर्मी कल्चर। केचुआ को किसान का मित्र कहा गया है, किसान का मित्र कहा गया है, केचुआ को किसान का मित्र कहा गया है। आगे मैं बात करूँ नेक्स्ट ऐसी अब मैं बात करता हूँ दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल लेकर आया हूँ आपके सामने। बताओ कमरे के ताप पर कौन सी धातु मतलब कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? बताओ दोस्तों, कौन? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके सामने, कौन सी धातु कमरे के ताप पर, इम्पोर्टेंट है दोस्तों, अति इम्पोर्टेंट है। और इसको मेरे कहने से स्टार लगा लीजिएगा। कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। बताओ दोस्तों, पाई जाती है। तो बताओ इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? ईमानदारी से बताना आप, इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? और इसको स्टार लगा लीजिएगा। 100% किसी भी शिफ्ट में छपे एनटीपीसी में, लेकिन छपने वाला सवाल है। बताओ। तो अगर मैं इसकी मैं बात करूँ दोस्तों, कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो जो पारा धातु है दोस्तों, पारा एक धातु है, ये कमरे के ताप पर मतलब दोस्तों पारा है, पारा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। पारा मरकरी, इसको Hg के नाम से जाना जाता है दोस्तों, मरकरी के संबंधित पारा है, ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ये धातु है। अगर मैं कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, अगर मैं इसकी बात करूं, किसकी? अगर मैं अधातु की मैं बात करूं, जो कमरा है दोस्तों इसके ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो अगर मैं इसकी मैं बात करूं तो द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। तो ये है दोस्तों ब्रोमीन। तो ब्रोमीन ये है अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। अक्सर जो एग्जाम में जो हम लोग बंदे हैं दोस्तों, जो
गलती करते हैं वहाँ पे पूछता है धातु धातु, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको अच्छी तरीके से याद रखना। आगे मैं बात करूँ संबंधित जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है दोस्तों, क्वासियोरकर। क्या? क्वासियोर क्योर। क्वासियोरकोर जो रोग है दोस्तों, ये किसकी वजह से होता है? तो ये फर्स्ट बात तो बच्चों में ये अधिकतर रोग होता है क्वासियोरकोर। और एक और इसका नाम है दोस्तों इससे संबंधित मरासमस। क्या है दोस्तों? मरासमस। मरासमस रोग भी इससे संबंधित है। और ये अक्सर मरासमस और क्योस्कर रोग है दोस्तों, ये किसकी कमी से होता है? तो ये प्रोटीन की कमी से क्वासियोरकोर और मरासमस रोग होता है। आगे में अगर ये प्रोटीन शब्द लिखा हूँ दोस्तों, प्रोटीन, तो प्रोटीन है दोस्तों, ये कितने अमीनो अम्लों से मिलकर इसका निर्माण होता है? बताओ दोस्तों, प्रोटीन का निर्माण कितने अमीनो अम्लों से मिलकर होता है? तो प्रोटीन का निर्माण 20 कितना 20 अमीनो अम्लों से मिलकर इसका अमीनो अम्लों मतलब एसिड से अम्लों से मिलकर इसका निर्माण होता है। 20 अमीनो अम्लों से मिलकर इसका निर्माण होता है। अगर मैं दोस्तों 20 यहाँ पे लिखा हूँ, अगर मैं इसके बारे में मैं बात करूँ दोस्तों, 20 है, इसके मैं बारे में फर्स्ट बात करूँ तो जो D2O है दोस्तों, जो भारी जल है, इसका प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है दोस्तों। D2O जो भारी जल है, इसका प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। यहाँ पे लिखता हूँ मैं D2O। अगर मैं D2O की बात करूँ तो इसको भारी जल के रूप में भी कहा जाता है दोस्तों। मतलब इसका जो रासायनिक नाम है ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम ऑक्साइड इसका रासायनिक नाम है। ड्यूटेरियम ऑक्साइड इसका रासायनिक नाम है दोस्तों। और ड्यूटेरियम ऑक्साइड है, इसके जो मतलब इसके जो अणु है, अणु भार कितना है, इसका अणु भार कितना है? तो मैं जो 20 लिखा था, तो D2O का अणु भार 20 है। और सादा जल है दोस्तों H2O, इसका अणु भार कितना हो? 18 इसका अणु भार है। और 20 है भारी जल का अणु भार 20 है। आगे मैं नेक्स्ट बात करूं अब जो इम्पोर्टेंट मतलब एग्जाम की दृष्टि से अति इम्पोर्टेंट है उसकी में, ये मेरी एक क्लास है दोस्तों, फिक्स 1 घंटे की होने वाली है। आगे में इससे मतलब 3rd नंबर की सीरीज ये फिर लेकर आऊँगा। इसके बाद में मतलब ये 5-6 तरह की ये सीरीज है दोस्तों। इसके में बाद राज्य दर्शन से संबंधित स्पेशल सीरीज लेकर आऊँगा। तो अब तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूले। जो मैं बात बोल रहा हूँ 100% एग्जाम में टपकने वाली सीरीज है, 100% के हिसाब से। अगर मैं बात करूं दोस्तों जैन तीर्थकर, पहले बात की थी शिक्षा से संबंधित, अब मैं फिर बात करूं जैन तीर्थ। अगर मैं जैन तीर्थ से बात करूं तो प्रथम जैन तीर्थकर कौन थे? बताओ दोस्तों, प्रथम जैन तीर्थकर कौन थे? फर्स्ट में जैन तीर्थ की मैं बात करूं तो प्रथम थे दोस्तों आदिनाथ। कौन थे? आदिनाथ। एग्जाम फर्स्ट मतलब जो 2018 में जो एग्जाम हुए थे ग्रुप डी, तो उसमें जो देखना आप 23 सितंबर के समथिंग ये मतलब 3rd पारी थी, उसमें पूछा गया है दोस्तों आदिनाथ जो मतलब जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो उसमें आदिनाथ नहीं दिया गया था दोस्तों ऑप्शन में, इसमें दिया गया था आदिनाथ को ही किसके नाम से जाना जाता है? ऋषभदेव। किसके नाम से? ऋषभदेव के नाम से इसको जाना जाता है। ऋषभदेव के नाम से इसको जाना जाता है। ये था दोस्तों ऋषभदेव, ये ऑप्शन में था वहाँ पे आदिनाथ की जगह ऋषभदेव, जो जैन तीर्थकर के प्रथम तीर्थकर थे। कौन? आदिनाथ ऋषभदेव। आगे मैं नेक्स्ट में बात करूं किसकी? जो 23वें तीर्थकर है, किसकी मैं बात करूं? 23वां तीर्थकर। अगर मैं 23वां तीर्थकर की मैं बात करूं तो 23वें नंबर के तीर्थकर थे दोस्तों पार्श्वनाथ। 23वें नंबर के कौन थे दोस्तों? पार्श्वनाथ। ये 23वें नंबर के तीर्थकर थे। पार्श्वनाथ को
इसको जो प्रतीक चिन्ह है, पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है, ये इसका प्रतीक चिन्ह है सांप। क्या है दोस्तों? सांप से संबंधित है। और जो अंतिम जो तीर्थकर थे 24वें नंबर के, तो ये कौन थे दोस्तों? तो 24वें नंबर के तीर्थकर थे दोस्तों महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जो बहुत ही प्रसिद्ध फेमस थे महावीर स्वामी, ये वास्तविक संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। वास्तविक संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। कौन? महावीर स्वामी संस्थापक। संस्थापक। आगे मैं बात करूं दोस्तों महावीर स्वामी, अभी मैं आपको लिखाया था महावीर स्वामी। क्या? महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी के जो वास्तविक संस्थापक के मतलब जैन तीर्थकर के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी हो गए। इनका बचपन का क्या नाम था? एग्जाम में कई बार पूछा गया है, कई बार 100% पूछा गया, और पूछे जाने की 100% संभावना में श्री जी वही लेकर आया हूँ जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो महावीर स्वामी की मैं बात करूँ तो महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। क्या था दोस्तों? वर्धमान। अगर मैं वर्धमान महाविद्यालय कहाँ पे है, तो वर्धमान महाविद्यालय कोटा में राजस्थान में स्थित है। वर्धमान महाविद्यालय वर्धमान। अन्य नाम मतलब इन्होंने जो अन्य नाम से जाना जाता है वो क्या क्या है बताओ? अन्य नाम से भी इनको जाना जाता है महावीर स्वामी जी को। तो इसको जिन और निग्रंथ के नाम से भी जाना गया है। किस नाम से? जिन और निग्रंथ। जिन और निग्रंथ के नाम से भी जाना गया है। किसको? महावीर स्वामी जी को। महावीर स्वामी जी के दोस्तों महावीर स्वामी जी है, इनके 3 तीर्थकर थे। क्या मतलब? इन ये त्रिरत्न से संबंधित थे महावीर स्वामी जी। त्रिरत्न कौन कौन से है दोस्तों? इनके सम्यक ज्ञान। कौन कौन से हैं दोस्तों? सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। क्या है दोस्तों? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। ये 3 त्रिरत्न थे दोस्तों महावीर स्वामी जी के। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। दोस्तों जो ये जैन तीर्थकर हैं दोस्तों, ये 2 कुलों में विभाजित हो गए। कितने कुलों में विभाजित हुए थे दोस्तों? ये 2 कुलों में विभाजित। मतलब फर्स्ट कुल इसको भद्रभाव के नाम से जाना गया, और सेकंड कुल को किसके नाम से जाना गया दोस्तों बताओ? सेकंड कुल को किसके नाम से? एक तो भद्रभाव थे और दूसरा कौन था दोस्तों? कमेंट में बताना दोस्तों सेकंड नंबर का कौन थे। जो भद्रभाव है ये किसके रचयिता थे दोस्तों? कल्प सूत्र के रचयिता भद्रभाव से संबंधित थे ग्रंथ से। आगे मैं नेक्स्ट में बात करूं दोस्तों, जो महावीर स्वामी है। कौन? महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी का निधन कहाँ पे हुआ? तो महावीर स्वामी का निधन पावापुरी। कहाँ पे हुआ था दोस्तों? पावापुरी बिहार में महावीर स्वामी का निधन होगा। अगर मैं बिहार की बात करूँ तो महात्मा गांधी द्वारा फर्स्ट जो सत्याग्रह था ये कहाँ पे चलाया गया है? ये बिहार में चलाया गया है। कहाँ पे? चंपारण। चंपारण बिहार में चलाया गया है सन 1917 में। और 1918 में बताओ दोस्तों, आप कमेंट में बताना 1918 में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो मैं बता देता हूँ चलो। जो खेड़ा आंदोलन है दोस्तों, खेड़ा आंदोलन गांधी द्वारा सन 1918 में किया गया। नेक्स्ट में बात करूँ जो एग्जाम में अति इम्पोर्टेंट है और 100% जो टपकते हैं बार बार दोस्तों, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों। आपका फर्ज लाइक, सपोर्ट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों प्लीज़। तो और हमारे चैनल से हाँ रेगुलरिटी बनाए रखिए दोस्तों। क्या हमको जो टाइम मिलता है, मैं फर्स्ट बात तो ये है दोस्तों, कभी भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ या मैं लाइव प्रसारण सीधा होता हूँ तो वहाँ पे क्या मैं फर्स्ट थीम लगा देता हूँ वहाँ पे यूट्यूब चैनल पर। तो मैं अब किसकी मैं बात करूँ जो अक्सर इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं अगर इसकी मैं बात करूँ किसकी? प्रमुख घास के मैदान। अगर मैं प्रमुख घास के मैदान एग्जाम में 100% छपता है दोस्तों इसमें से क्वेश्चन। प्रमुख घास के मैदान, प्रमुख घास के मैदान,
प्रमुख अगर मैं घास के मैदानों की मैं बात करूं, प्रमुख घास के मैदानों की मैं बात करूं तो प्रेरीज, किसकी बात करूं, प्रेरीज, मतलब प्रेरीज नामक घास के मैदानों को किस देश में जाना जाता है दोस्तों, तो प्रेरीज, उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज नामक घास के मैदान पाए जाते हैं, उत्तरी अमेरिका। अगर मैं आगे बात करूं दोस्तों वेल्स, वेल्स पिछली बार जो लोको हुई थी उसमें पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों वेल्स, तो वेल्स दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदानों को वेल्स के नाम से जाना जाता है। आगे मैं बात करूं नेक्स्ट लानोस, क्या, लानोस की मैं बात करूं दोस्तों तो लानोस वेनेजुएला, कहाँ पे, वेनेजुएला में घास के मैदानों को लानोस के रूप में जाना जाता है। दोस्तों इम्पोर्टेंट है, स्टाइल लगा लीजिए, लानोस वेनेजुएला से संबंधित। आगे मैं बात करूं पंपास, तो पंपास दोस्तों पंपास अर्जेंटीना में स्थित है, कहाँ पे, अर्जेंटीना में जो घास के मैदान है इसको जाना जाता है पंपास से संबंधित। अगर मैं उत्तरी अमेरिका की मैं बात करूं तो उत्तरी अमेरिका में भी पंपास के नाम से ही जाना जाता है, और दक्षिण अमेरिका की मैं बात करूं तो वेल्स के नाम से जाना जाता है। आगे मैं बात करूं डाउन्स घास के मैदान, अगर मैं डाउन्स घास के मैदान की मैं बात करूं तो डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदानों को डाउन्स के नाम से जाना जाता है। अगर ऑस्ट्रेलिया की मैं बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से कौन सी सूची ली गई है, समवर्ती सूची, कौन सी, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है दोस्तों, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और दोस्तों समवर्ती सूची जो शिक्षा है दोस्तों, समवर्ती सूची का विषय है वर्तमान। आगे मैं बात करूं दोस्तों किसकी बात करूं, कंपास, किसकी मैं बात करूं, कंपास जो घास के मैदान है दोस्तों, कंपास घास के मैदान, कंपास घास के मैदान है दोस्तों, कंपास घास के मैदान है दोस्तों, ये ब्राजील, क्या, ब्राजील के जो घास के मैदान है उनको कंपास के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट बात जो दोस्तों में एक जो पृथ्वी के फेफड़े हैं, पृथ्वी के फेफड़े, पृथ्वी के फेफड़े के रूप में किन वनों को जाना जाता है, तो पृथ्वी के फेफड़े मतलब यहाँ पे इंग्लिश में भी पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, लंग्स ऑफ अर्थ, क्या, लंग्स ऑफ अर्थ, तो लंग्स ऑफ अर्थ है दोस्तों, इनको पृथ्वी के फेफड़े हो गए, इनको जाना जाता है अमेजोन, अमेजोन जो वन है दोस्तों, अमेजोन वन है, इनको पृथ्वी के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। और अमेजोन वन सर्वाधिक मात्रा में कहाँ मिलते हैं, अमेजोन वन सर्वाधिक मात्रा में कहाँ मिलते हैं, तो अमेजोन वन ब्राजील, ब्राजील में मिलते हैं दोस्तों, अमेजोन वन ब्राजील में मिलते हैं। अगर मैं ब्राजील की मैं बात करूं दोस्तों, किसकी बात करूं, ब्राजील, अगर मैं ब्राजील की मैं बात करूं तो फर्स्ट जो पृथ्वी सम्मेलन है दोस्तों, पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पे हुआ था दोस्तों, तो 5 जून, कब, 5 जून पृथ्वी सम्मेलन हुआ था सन 1900, सॉरी 5 जून नहीं है यहाँ पे, सन 1991-92 में फर्स्ट जो हुआ था दोस्तों, रियो डी जेनेरो ब्राजील में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था दोस्तों। आगे मैं बात करूं दोस्तों किसकी, जो सवाना घास के मैदान है, सवाना, तो अफ्रीका में घास के मैदानों को सवाना के नाम से जाना जाता है, अफ्रीका के घास के मैदानों को सवाना के नाम से जाना जाता है दोस्तों। जो कर्क रेखा, मकर रेखा और जो भूमध्य रेखा है, ये किस देश से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, तो जो अफ्रीका देश है इससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं दोस्तों, कर्क रेखा, क्या, कर्क रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा को 0 डिग्री रेखा भी कहा गया है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। अभी दोस्तों अभी जस्ट पहले गई थी दोस्तों, 2 दिन पहले, जो मकर संक्रांति, किसकी मैं बात करूं, मकर संक्रांति, अभी गई थी लोहड़ी, इसको नाम से जाना जाता है मकर संक्रांति। अगर मैं मकर संक्रांति की मैं बात करूं तो मकर संक्रांति है
इस मतलब मकर संक्रांति का अर्थ है दोस्तों जो मकर रेखा है। तो मकर रेखा पश्चिमार्ध भूमध्य मतलब मकर रेखा दक्षिण की तरफ पड़ती है दोस्तों मकर रेखा। तो मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो मकर रेखा है दोस्तों, मकर रेखा पर जो मकर संक्रांति है उस दिन सूर्य की किरणें, क्या सूर्य की जो किरणें हैं वो लंबवत गिरती है, लंबवत लंबवत गिरती हैं दोस्तों। मकर संक्रांति पर मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत गिरती है। आगे मैं नेक्स्ट बात करूं दोस्तों, जो मैं बात की थी, किसकी बात की थी अभी, जो भूमध्य रेखा है दोस्तों, भूमध्य रेखा का प्रकाश स्तंभ किसको कहा गया, मैं अभी जस्ट पहले पढ़ाया था।